So now moving ahead, we are going to start with the chapter number 10 of your Companies Act and Company Law, which deals with the auditors. राइट ये आपके ऑडिटर्स को डील करता है. ब्रॉडली अगर आप देखोगे तो कितने तरह के ऑडिटर्स होते हैं. सो यू आर गोइंग टू फाइंड वन इज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. ओके, हालांकि ये आप लोग दोबारा से अपने सीए इंटर में ऑडिट में दोबारा पढ़ोगे, बट सिंस दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट हम इसको कवर कर रहे हैं. तो देखो, एक होता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, एक आपको यहाँ पे मिलेगा सेक्रेटेरियल ऑडिटर, एक आपको यहाँ पे मिलेगा जिसको हम बोलते हैं कॉस्ट ऑडिटर, और एक आपको यहाँ पे मिलता है जिसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट सॉरी इंटरनल ऑडिटर. ये आपका होता है इंटरनल ऑडिटर. अब अगर आप यहाँ पे देखो, ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है ये होगा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, स्टैट्यूटरी ऑडिटर. सेक्रेटेरियल ऑडिटर वुड बी अ कंपनी सेक्रेटरी in practice. As far as a cost auditor is concerned, is going to be a cost and management accountant in practice. Internal auditor के लिए there is no prescribed qualification. Any person can be the internal auditor of the company. एक तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, who can. ये एक आपको मैं ब्रॉड चार्ट दे रहा हूँ. We are not going to refer the बेयर एक्ट today. आज हम बेयर एक्ट और उन सब में दिमाग नहीं लगाएंगे. Today we'll just cover this. ये ऐसा प्रोविजन, और इसमें आप देखो आपको काफी क्लैरिटी आ जाएगा what is going to. So next lecture में जब हम बेयर एक्ट से पढ़ना शुरू करेंगे, you'll automatically get 100% clarity. Second, statutory auditor is mandatory for every company. अगर आप ये देखो, this is mandatory for every company. As far as secretarial auditor is concerned, this is mandatory only for few companies. So there are threshold limits which are there. Same way, as far as the internal auditor is concerned, there is a threshold which is given, and based on the threshold, you go ahead and you decide whether the company needs to appoint the internal auditor or not. As far as cost auditor is concerned, this is only for certain category of companies, and of course वहां पर threshold भी है. तो ये जो certain sector है, there are certain sector of companies जिसमें ये रहेगा, प्लस यहाँ पर उनका थ्रेशोल्ड भी है. जैसे अगर आप एक फार्मास्यूटिकल कंपनी हो, ये ज्यादातर किसके ऊपर है, आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के ऊपर है. सो ये आपके थ्रेशोल्ड्स में आता है. इज दिस पॉइंट क्लियर कि ये चार तरह के आपके पास ब्रॉडली ऑडिटर्स होते हैं. अब अगर आप देखो, ये जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है, सेक्रेटरियल एंड कॉस्ट ऑडिटर है, ये तीनों आपके क्या हो गए, ये तीनों आपके हो गए इंडिपेंडेंट. ये कंपनी के एम्प्लॉय नहीं होते, ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल्स होते हैं. इंटरनल ऑडिटर जो कंपनी का होता है, दैट कैन बी द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, or the internal auditor can also be is let's say the independent professional. But yes, the internal auditor cannot be the cost auditor, the internal auditor cannot be the secretarial, the internal auditor cannot be the statutory auditor. तो ये आपको ध्यान रखना है, there is a clear cut segregation that no one person can be doing the dual role. एक इंसान दो रोल नहीं कर सकता, एक इंसान एक ही रोल यहाँ पर रखेगा और उसका रोल क्लियरली डिफाइंड है. Either you are this or this or this or this. तो एक ये पॉइंट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना होगा. अब हम जो फिलहाल यहाँ पे डिस्कस करेंगे, we will be discussing about, first let's start with the internal auditor. What is and who is going to appoint the internal auditor? So like I mentioned, ये जो internal auditor है, by the way, internal auditor chapter 10 का पार्ट नहीं है, but while teaching मैं इसको चैप्टर 10 के अंदर ही इंक्लूड कर लेता हूँ, बिकॉज दिस डील्स विद द इंटरनल ऑडिटर. सो अगर आप यहाँ पे देखो, एज फार एज द इंटरनल ऑडिटर इज कंसर्न, इनफैक्ट योर सेक्रेटेरियल ऑडिटर इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ चैप्टर 10. सेक्रेटेरियल ऑडिटर भी मैनेजमेंट
के अंदर आपका आता है, बोर्ड के अंदर। तो यहाँ पर नहीं है वो, क्योंकि केएमपी में है ना, वो यहाँ पर नहीं आता, बट स्टिल मतलब कंपनी सेक्रेटरी केएमपी में, बट सेक्रेटरियल ऑडिट आपको सेक्शन 202 204 वहां पर आपको मिलता है। यहाँ पे आपको अगर ब्रॉडली देखो तो चैप्टर 10 ब्रॉडली डील्स विद द स्टैट्यूटरी ऑडिटर and cost auditor, but then there are certain provisions where the liability or where the obligations have been put same way on the statutory auditor, secretarial auditor and cost auditor। वो जैसे हम बोलते हैं ना mutatis mutandis, तो it is mutandis mutandis applicable to all of them। तो ये इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को साथ में बता रहा हूँ। So as far as the internal auditor is concerned, internal auditor will be appointed under section 138 of the Companies Act। ये जो इंटरनल ऑडिटर है ये सेक्शन 138 के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। नाउ दिस इंटरनल ऑडिटर, जैसे मैंने आपको बताया, इट कैन बी मे और he may not be the employee of the company। You may or you may not be the employee of the company, the internal auditor। प्लस यहां पर आपको क्या ध्यान रखना है, there is no prescribed qualification। तो किसी को भी आप यहाँ पे इंटरनल ऑडिटर बना सकते हो, बस आपको ये प्रूफ करना होगा कि ये जो इंसान है जिसको आपने इंटरनल ऑडिटर की तरह अपॉइंट किया है, he is in a position to handle the work of the internal auditor। So if he can handle the work of internal auditor, you can appoint that person। Now who is required to appoint the internal auditor? तो यहाँ पर आपको देखना है which companies this is mandatory for, rather मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, this is mandatory for, ये देखिए, the appointment of internal auditor is mandatory for the listed company। For all the listed company it is mandatory। As far as the unlisted company is concerned, ये किसके लिए मैंडेटरी हो जाएगा, आप ये ध्यान रखना, चार लिमिट्स टी एल पी डी, ये आप पॉइंट ध्यान रखना। दिस इज 200 करोड़, दिस इज 100 करोड़, दिस इज 50 करोड़ एंड दिस इज 25 करोड़। देखो याद रखने का तरीका, 200 का हाफ 100, 100 का हाफ 50, 50 का हाफ 25, तो ये आपके पास एक तरीका हो गया। इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी, ओके, इफ यू आर अ पब्लिक कंपनी, देन ये चार में से कोई भी एक लिमिट आपके ऊपर लगा तो ये मैंडेटरी हो जाएगा आपके लिए। इफ अ अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी इज हैविंग a turnover of 200 crore or more, loans and borrowings from banks and financial institutions of 100 crores or more, paid up capital of 50 crore or more, deposits of 25 crore or more, that public company will have to appoint a internal auditor। As far as a private limited company is concerned, only these two limits are there। This is only for private company। Private company के लिए ये दोनों limits नहीं है। So a private company where the turnover is 200 crore or more or the loans and borrowings is 100 crore or more, then in that case they will have to appoint the internal auditor। आप बताओ क्या ये point आप लोगों को clear हुआ? क्या ये point आप लोगों को clear हुआ? राइट ज्यादातर आपको इंटरनल ऑडिटर के अपॉइंटमेंट पे जो क्वेश्चन आता है वो आपको यही पूछते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस जो आपको मिलेगा वो यही पूछेंगे कि एक सिचुएशन आपको देकर वो बताएंगे कि आप बताओ क्या इनको इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करना है या इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट नहीं करना। इस तरह से करके आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ऋतिक, दिस इज टर्नओवर, लोन्स एंड बोरोइंग्स, पेड अप कैपिटल एंड डिपॉजिट्स। चलो मैं यहाँ पे अगले पेज पे इसका आपको फुल फॉर्म भी लिख देता हूं तो आपको और इजी हो जाएगा। सो आप ये देखो, टी स्टैंड्स फॉर टर्नओवर, देन इट इज लोन्स एंड बोरोइंग्स, पी इज फॉर
paid up share capital, and D is for the deposits. ये आपके पास आ जाएगा. So does this make sense? ये क्लियर हुआ? ओके. तो ये ध्यान रखना, इसमें ज्यादातर जो एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस मिलेगा वो ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं. मतलब सीए फाइनल लेवल तक इसमें कुछ है ही नहीं. और मतलब फ्रैंकली अगर बताओ तो इसमें सेक्शन 138 में और कुछ है ही नहीं. इतना सा अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सेक्शन 138 यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. अब एक पॉइंट आप मेरे को ये बताओ, आप एक पॉइंट मुझे ये बताओ कि ये टर्नओवर आप कब का देखोगे? ये आप टर्नओवर कब का देखोगे? लेट्स से मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ एंड यू विल हैव टू आंसर. ये ऊपर ऊपर से पढ़ने से थोड़ा सा ये इशू आता है. ध्यान रखना, हम अभी भी बेयर एक्ट को रेफर नहीं कर रहे. इन आवर नेक्स्ट लेक्चर वी विल रेफर द बेयर एक्ट ऑल्सो. वी विल रीड द सेक्शंस एंड ऑल. आज मैं आप लोगों को एक ब्रॉडली इस तरह से आइडिया दे रहा हूँ सो दैट इन द नेक्स्ट लेक्चर वी हैव द प्री अंडरस्टैंडिंग एज फार एज व्हाट इज टू बी रेड. सो लेट्स से ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है और ये दूसरा फाइनेंशियल ईयर. सो दिस स्टार्ट्स फ्रॉम 1st April, let's say 2019. This is 1st April 2020 and this is 1st April 2021. So this is FY 1920 and this is FY 2021. This is FY 2021. अब अगर आप यहां पर सिनेरियो चेक करो तो मैं बोलता हूं लेट्स से यहां पे जाके कंपनी का जो टर्नओवर है वो 250 करोड़ हो गया. आप मुझे बताओ इंटरनल ऑडिटर कहां पर अपॉइंट होगा? इन द फाइनेंशियल ईयर 1920 और द फाइनेंशियल ईयर 2021? आई होप यू अंडरस्टूड माय क्वेश्चन. आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया? सलोनी ने आंसर किया है 2021. करेक्ट. निधि हैज आल्सो आंसर 20. एवरीवन, ऋतिक हैज आल्सो आंसर 2021. तो यहां पे ध्यान रखना, अगर इधर गया तो ये जो आपके पास है टर्नओवर दिस 200 दिस और मोर, ये किसका? दिस इज फॉर द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो पिछले साल का आपको देखना है. ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन हुआ. अब मैं रेड कलर से आपको यहां पे लिखता हूं एंड इसी के अंदर आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन. ओके, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन इन दिस ओनली. अब आप देखो यहां पे मैं आपको बोलता हूं लेट्स से हियर the paid up capital of the company was 60 crores एंड यहां पे कंपनी ने बाईबैक कर लिया. ओके, यहां पे कंपनी ने बाईबैक किया और बाईबैक करने के बाद अब जो कंपनी का पेड अप कैपिटल है ये पेड अप कैपिटल हो गया है 48 करोड़. क्या कंपनी को इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का जरूरत है या नहीं? इज द कंपनी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट the internal auditor in the financial year 2021? Yes or no? So Saloni का आंसर आया है yes. प्रथमेश, मुस्कान, but why? But why? Why? आप देखो साल के एंड में पेड अप कैपिटल 48 करोड़ ही रहा है. अब बताइए. बिकॉज जब आप सेक्शन 138 और फिर आप उनके साथ जब कंपनीज अकाउंट्स रूल्स को पढ़ोगे वहां पर वर्ड यूज आएगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर. राइट? हाँ, करेक्ट.
तो रौनक ने यहाँ पे बोला ड्यूरिंग द फाइनेंशियल, सो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, अगर ये लिमिट्स आपका क्रॉस हो जाता है तो यू वुड बी रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एन इंटरनल ऑडिटर. डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? तो यहाँ पे आपका सेक्शन 138 खत्म. इंटरनल ऑडिटर पे इसके बियॉन्ड कुछ क्वेश्चन नहीं आएगा. मतलब एक तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आता है, एक आपको वो इस तरह से देंगे कि इस फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर बढ़ा है, तो अभी बताओ यहाँ पर अपॉइंट करना है कि यहाँ पे अपॉइंट करना है. और यहाँ पर फिर अगला आपको क्वेश्चन वो देगा कि बाय बैक अगर हो गया, शेयर कैपिटल रिड्यूस. नाउ लेट्स से दिस ईयर, दिस ईयर कंपनी, अच्छा सेम चीज आप देखना है यहाँ पे लोन्स एंड बोरोइंग्स के लिए भी आपको मिलेगा ना. इफ आई से दिस ईयर कंपनीज टर्नओवर वाज 250, इस साल कोविड हो गया था, तो जो कंपनी का टर्नओवर है, ये कंपनी का टर्नओवर हो गया है लेट्स से फिर से 150 करोड़, अज्यूमिंग बाकी सब चीजें पैरामीटर्स के विद इन है. क्या अगले साल FY 21-22 में इनको इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना पड़ेगा? अगर ये हुआ तो क्या अगले साल अपॉइंट करना पड़ेगा? अज्यूमिंग बाकी सब चीज लिमिट में है, पेड अप कैपिटल इज विद इन द लिमिट. और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? और आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? तीन आंसर आए मेरे पास, तीनों यस है और तीनों गलत है. ओके, आंसर इज नो. क्योंकि जब आप यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 21-22 को देखोगे तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे? यू वुड से, देखो भाई प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में तो टर्नओवर 150 करोड़ ही था, तो वो 200 को तो एक्सीड किया नहीं, 200 और मोर तो था नहीं. तो मुझे फाइनेंशियल ईयर यहाँ पे फिर इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है. बच्चा क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि आपने एक बार अगर इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट किया तो आपको बार बार ही करना पड़ेगा. रौनक ने यहाँ पे बोला है बट सर अबनॉर्मल सिचुएशन था. मैं बोलता हूँ अबनॉर्मल हो नॉर्मल हो कोई भी सिचुएशन हो, क्या लॉ में कुछ इस तरह से क्लैरिफिकेशन दिया है? कानून, लॉ क्या बोलता है? डज लॉ सेज दैट इफ द टर्नओवर फॉल्स डाउन बिलो द लिमिट ड्यू टू एनी abnormal रीजन? आंसर इज नो. तो सिंपल सा पॉइंट है ना. आप क्या बोलोगे? इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है. ओके, ये एक देखो क्वेश्चन बन सकता है. अब ऐसे आपको क्या होगा, इमोशनल करेंगे वो. तो रौनक अभी आपके मन में जो है ये भावनाएं उठी. ओके, तो अपने को ये देखना है क्या लॉ कुछ एबनॉर्मल सिचुएशन के बारे में बात करता है क्या? बिल्कुल भी नहीं. ऐसे तो बोल दो ये भी अबनॉर्मल हो गया. चलो कल को यहाँ पे अगर अबनॉर्मल सेल्स की वजह से आपका लिमिट बढ़ गया, होता है ना अबनॉर्मल सेल्स, अगर अबनॉर्मल सेल्स की वजह से आपका टर्नओवर 200 करोड़ को क्रॉस कर गया, विल यू से दिस सेल वाज ओनली ड्यू टू अबनॉर्मल रीजंस, अदरवाइज तो हम लोगों का सेल्स कम ही रहता है? विल यू से लाइक दैट? नहीं. It doesn't matter whether your sales increase or decrease due to normal reason or abnormal reason. सिंपल पॉइंट है. आपका टर्नओवर क्या 200 करोड़ के ऊपर है, 200 या 200 करोड़ के ऊपर है? आंसर यस. तो भाई एक काम करो, आप यहाँ पे कंटिन्यू करो. बोलिए जी, ये क्लियर हुआ? ओके, तो ये तो रहा बात आपका किसका, इंटरनल ऑडिटर का. अब हम यहाँ पे आके डिस्कस करते हैं एंड वी डिस्कस अबाउट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर. अब अगर आप स्टैट्यूटरी ऑडिटर का देखो तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर में कौन आएगा? आप लोग आओगे. चांद सितारों वाला प्रोविजन है ये आप लोगों के लिए, स्टैट्यूटरी ऑडिटर. तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर में ऑडिटर इज बीइंग अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 139. ठीक है, अंडर सेक्शन 139 स्टैट्यूटरी ऑडिटर अपॉइंट होता है. एंड स्टैट्यूटरी ऑडिटर टू बी अपॉइंटेड इज मैंडेटरी फॉर all the companies. It is mandatory for
ऑल द कंपनीज, सारे के सारे कंपनीज के लिए ये आपका अपॉइंटमेंट मैंडेटरी है। तो इसमें कोई थ्रेशोल्ड लिमिट या टर्नओवर लिमिट नहीं है कि अगर आपका इतना सेल्स है तो ही आपको ऑडिटर अपॉइंट करना है या उसके बियॉन्ड अपॉइंट नहीं करना। इट डजंट मैटर, यू हैव टू अपॉइंट द स्टैट्यूटरी ऑडिटर एंड इट इज गोइंग टू बी फॉर ऑल द कंपनीज। अच्छा, अब आगे अगर आप यहाँ पे चेक करो तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर कौन होगा? द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इज गोइंग टू बी अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस जो होगा वो यहाँ पर आपका बनेगा स्टैट्यूटरी ऑडिटर। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा इस स्टैट्यूटरी ऑडिटर को अपॉइंट कैसे करेंगे? तो देखो, ये जब मैं बात करता हूँ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज, तो यहाँ पे इसके अपॉइंटमेंट के लिए हमें ये देखना होगा कौन से कंपनीज है। सी व्हेन दिस इज व्हेन वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अपॉइंटमेंट, यहाँ पर हमें देखना होगा अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर in which company. Either the appointment is done in the government company or the appointment is done in other than government company. ये दो पॉइंट आपके पास आएगा, गवर्नमेंट कंपनी और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। तो ये दो ब्रॉड क्लासिफिकेशन है आपके, ठीक है। यहाँ पर जैसे पब्लिक प्राइवेट था, लिस्टेड अनलिस्टेड था, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर सिंपली क्या है, अपॉइंटमेंट बाय और अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन द गवर्नमेंट कंपनी और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। एक चीज ध्यान रखना, गवर्नमेंट कंपनी होगा तो यहाँ पर ये एक इंसान बीच में आ जाएगा, CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। और अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अगर होगा तो यहाँ पर मेंबर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ये यहाँ पर आएंगे। एक तो ये हमें सीखना है। सी आई एम नॉट, एज आई एम टेलिंग यू, हम बेयर एक्ट से नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में इनको वापस पढ़ेंगे। अभी तो मैं बस खाली आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ सो दैट व्हेन यू स्टडी, क्योंकि ये आपको अभी तक जैसे मैंने कंपनीज एक्ट में पढ़ाया कि देखो ये सेक्शन 3, 4, 5, 6 हम सीक्वेंस में जा रहे थे, बिल्कुल वैसे यहाँ पर नहीं होगा। जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर वाला चैप्टर में आपको पढ़ाऊंगा तो इसमें विद इन those subsections में आपके साथ shuffle up करूंगा। I'll not start with section 139 subsection 1. I'll start with section 139. I'll start with subsection 6. Okay, I'll start with section 139 subsection 6. फिर मैं आपको subsection 1 में लेके जाऊंगा, फिर मैं आपको subsection 2 में लाऊंगा, फिर आपको subsection 5। तो मैं थोड़ा सा haphazard तरीके से पढ़ाऊंगा। सर ऐसा क्यों टाइम पास करोगे आप? वो मेरा तरीका है पढ़ाने का, उसको समझाने का, वो मेरा तरीका है। तो आपको उसमें आइडिया हो जाएगा कि हम क्यों इस तरह से पढ़ रहे हैं, तो यू विल अंडरस्टैंड दिस। तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर के लिए एक मैंने आपको बताया कि दो तरह के क्लासिफिकेशंस होंगे। एक हो जाएगा आपका अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर इन अ गवर्नमेंट कंपनी और दूसरा हो जाएगा इन अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। एक तो ये, दूसरा आपको और यहां पर क्या देखना होगा, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर। ये ध्यान रखना है, अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑडिटर और उसके बाद में सब्सीक्वेंट ऑडिटर। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट ऑडिटर और अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सीक्वेंट ऑडिटर। अगर मैं बात करूंगा फर्स्ट ऑडिटर तो फिर यहां पर ऐसे बाइफर्केशन आ जाएगा, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अदर कंपनीज। सेम वे सब्सीक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनी एंड सब्सीक्वेंट ऑडिटर ऑफ अदर कंपनी। आया आपको समझ में ये वाला पॉइंट? ये वाला पॉइंट समझ में आया आपको क्यों इस तरह से बाइफर्केशन मैंने किया? क्योंकि जो लॉ के प्रोविजंस है वो अलग अलग है, इनके लिए कुछ, इनके लिए कुछ, इनके लिए कुछ, इनके, तो आपको ये चार अलग अलग मिलेंगे। तो जैसे अगर मैं आपको बताऊं सब्सीक्वेंट ऑडिटर इन अदर कंपनीज, व्हाई आई सेड आई विल टीच यू सेपरेटली, दिस इज योर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1, सॉरी ये मैंने, हाँ, अदर कंपनी। और ये जो आता है ये आपका होगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 5, rather 6, sorry, not 5, this is going to be subsection 6. Similarly, अब अगर आप यहां पर देखो तो जब फर्स्ट ऑडिटर के अपॉइंटमेंट का बात आएगा फॉर अ गवर्नमेंट कंपनी, ओके,
जस्ट अ मिनट, ये थोड़ा सा क्लमजी हो गया है। ये सबसेक्शन 7 पे आपको मिलेगा, ठीक है। और सब्सिक्वेंट ऑडिटर जो आपका रहेगा वो आपको मिलेगा सेक्शन 139 सब सेक्शन 5 के अंदर। तो सर ये जो बीच के सेक्शन है इसमें क्या आएगा? देखो बीच के सेक्शंस में कुछ और प्रोविजंस है, जैसे कि आपको एक कॉन्सेप्ट मिलेगा रोटेशन ऑफ ऑडिटर। ओके, द कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर, ये थोड़ा सा, तो अगर आप देखो रोटेशन ऑफ ऑडिटर का, अगर आप यहां पर कॉन्सेप्ट चेक करोगे तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर आपका एप्लीकेबल होता है इन सेक्शन 139 सब सेक्शन 2, जो बेसिकली आपको बताता है कुछ कंपनीज को अपने ऑडिटर्स को क्या करना होगा, रोटेट करना होगा। अब रोटेशन ऑफ ऑडिटर क्या है, ये रिमेंबर मैंने आपको बताया था कंपनीज एक्ट 2013 जो है दैट इज अ देसी वर्जन ऑफ द कंपनीज एक्ट। क्या मैंने आप लोगों को ये पॉइंट बताया था? ये कंपनीज एक्ट 2013 जो है वो इंडिया का देसी कंपनीज एक्ट है। हमने अभी तक यूके के कंपनीज एक्ट को अडॉप्ट किया था, लेकिन 2013 में हमने यूके के कंपनीज एक्ट को अडॉप्ट नहीं किया, या किसी फॉरेन कंपनी लॉ को हमने अडॉप्ट नहीं किया। हमने अपने देश के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई किया एंड बेस्ड ऑन दैट वी डिसाइडेड दैट यस दिस शुड बी आवर कंपनी लॉ। क्या आपको बताया था ये मैंने? आई थिंक हिस्ट्री ऑफ कंपनी लॉ का जब मैंने आप लोगों का इनिशियल में लेक्चर लिया होगा वहां मैंने इसको कवर किया होगा। एनीवे अगर नहीं भी किया तो मैं आपको बताता हूँ, ये जो कॉन्सेप्ट आया है रोटेशन ऑफ ऑडिटर का, ये किसका रीजन है? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रोटेशन ऑफ ऑडिटर इज नाउ ड्यू टू सत्यम। दिस हैज हैपेंड ड्यू टू सत्यम कंप्यूटर। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर कुछ ऑडिटर्स है। सी, पहले के जमाने में क्या था, पहले का जमाना मतलब 1956 एक्ट में, इफ यू हैव बीन अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी, ठीक है, यू कैन बी द ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी टिल योर लास्ट ब्रेथ, प्रोवाइडेड कंपनी और आप दोनों का रिश्ता बराबर चलता रहे। तो यू कैन बी एक्चुअली बी दी ऑडिटर ऑफ दैट कंपनी फॉर लाइफ लॉन्ग, 20 25 30 साल आपका जितना प्रोफेशनल करियर है, यू कैन बी द ऑडिटर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज ऑफ कोर्स यू आर बीइंग अपॉइंटेड एंड ऑल, आपका रेजोल्यूशन वगैरह पास होता है, वो सब बराबर है। बट कहीं पर भी लॉ में ऐसा नहीं लिखा था कि ये इंसान इस टाइम इतने टाइम के बाद ऑडिटर नहीं बनेगा, राइट? जैसे इंडिया में हम कोई चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर का बात करते हैं तो यू आर नॉट अलाउड, राइट? जैसे यूएस में 2 टर्म के बाद आपको, आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, करेक्ट? ओबामा, मिस्टर ओबामा को आप अगर देखो, किसी को भी देखो, राइट, 2 टर्म के बाद आप नहीं बन सकते, यू विल हैव टू मूव आउट। सिमिलरली इंडिया में अगर आप देखो, आप 5 साल के लिए हो गए, हाँ इंडिया में ये है कि आप 5 साल के बाद वापस से चुने जाओगे, लेकिन जब तक चुने जा रहे हो तब तक आप रह सकते हो। देर इज नो मैक्सिमम टाइम लिमिट कि इसके बाद आप दोबारा से प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते या इसके बाद आप चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकते। यस और नो? यू हैव सीन, जैसे आप मध्य प्रदेश का केस देख लो, आप मिस्टर नरेंद्र मोदी को आप देख लो, वो जब तक पीएम नहीं बने तब तक वो सीएम थे, राइट? शिवराज सिंह चौहान को आप देखो, उनका भी 3 या आई थिंक दिस इज द 4th टर्म ही हैज। अभी अरुणाचल प्रदेश के एक सीएम थे, वो भी पिछले 5 टर्म उनका था। मानिक सरकार को अगर आप देखो, त्रिपुरा, राइट, वो तो इस बार चेंज हुए, अदरवाइज वो भी 5 साल, मतलब पिछले 25 साल से वो सीएम है वहां पे। सो दैट टिल द टाइम यू आर बीइंग अपॉइंटेड यू कैन बी देयर। बट यही अगर यूएसए होता तो ऐसा नहीं होता, तो हम क्या बोलेंगे, 2 टर्म आ गया उसके बाद आप दोबारा नहीं आ सकते, यू हैव टू मूव आउट। उसी को हम क्या बोलते हैं, रोटेशन। आई होप आपको रोटेशन के अंदर ये पॉइंट समझ में आ गया, रोटेशन और रीअपॉइंटमेंट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। रोटेशन और रीअपॉइंटमेंट के बीच में, रीअपॉइंटमेंट का क्या मतलब हुआ, नरेंद्र मोदी 2019 में दोबारा से पीएम चुन के आए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, इज ही अपॉइंटेड, रीअपॉइंटेड या रोटेशन? दिस इज अपॉइंटमेंट। 2019 में नरेंद्र मोदी जी दोबारा से पीएम बने, तो व्हाट विल यू से? करते रौनक, उसको डिस्कस करते, ही इज रीअपॉइंटमेंट, ठीक है, ही इज रीअपॉइंटमेंट, इसको हम, ही इज रीअपॉइंटेड बेसिकली, इसको हम रीअपॉइंटमेंट बोलेंगे। लेकिन
Let's say we say that Barack Obama, after successfully completing 2 terms as a president of United States of America, he cannot contest for the presidential election. This is what रोटेशन. इंडिया में सपोज इस तरह से हो जाए तो हम क्या बोलेंगे, अब 2024 का जब चुनाव होगा तो नरेंद्र मोदी जी अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट की तरह नॉमिनेट नहीं कर पाएंगे, वहां पर किसी और को नॉमिनेट करना होगा. कोई और इंसान आएगा जो बोलेगा कि मैं बीजेपी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर बनूंगा, बट नरेंद्र मोदी कैन नॉट डू. तो इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज रोटेशन, राइट. We don't want the same person to be at the same post again and again, even though he is getting reappointed. आ रहा है आपको समझ में? इवन दो आप दोबारा से रीअपॉइंट हो रहे हो, फिर भी कंपनी लॉ बोलता है कि नहीं यार, रीअपॉइंटमेंट दोबारा भी हो जाए ना तो भी आपको हम अलाउ नहीं करेंगे, प्लीज मूव आउट. सो बराक ओबामा ग्रेट प्रेसिडेंट, राइट. बराक ओबामा इज अ ग्रेट प्रेसिडेंट. आज अगर बराक ओबामा बोले या लेट्स से वो दोबारा से इलेक्शन लड़ना चाहे, तो डोंट यू थिंक पीपल आर गोइंग टू वोट फॉर हिम? We all know how great leader Barack Obama was. People are going to vote for Americans. They are going to vote for Barack Obama again. बट क्या बराक ओबामा दोबारा आ सकते हैं? आंसर इज नो, क्योंकि रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट आ गया. सो दैट्स अ ब्लीक डिफरेंस बिटवीन द रोटेशन कॉन्सेप्ट एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ रीअपॉइंटमेंट. डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? ऑल राइट, चलिए तो अब हम यहाँ पे दोबारा से पिकअप करते हैं कॉन्सेप्ट को. और आप देखो रोटेशन ऑफ ऑडिटर. तो रोटेशन ऑफ ऑडिटर के लिए सेक्शन 139 सब सेक्शन 2 के अंदर बताया हुआ है. ऑफ कोर्स इसको यहाँ पे हम रूल्स के साथ भी पढ़ेंगे. जहां पर आपको बताया हुआ है कि कुछ कंपनीज है जिनको रोटेशन करना जरूरी है और कुछ कंपनीज को रोटेशन करने का जरूरत नहीं है. जैसे कुछ कंट्रीज में जो उनका लीडर है उसमें रोटेशन का कॉन्सेप्ट आता है और कुछ में नहीं आता, और जिसमें नहीं आता उसमें क्या है, बस सब्सिक्वेंटली रीअपॉइंट हो जाना चाहिए, देन देयर इज नो प्रॉब्लम. हाँ या ना? अगर आप सक्सेसफुली रीअपॉइंट हो रहे हो, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू कैन बी द पीएम, यू कैन बी द सीएम फॉर योर एंटायर लाइफ ऑल्सो. ओके. ओके. तो वैसे ही कुछ कंपनीज के ऊपर रोटेशन मैंडेटरी है और कुछ कंपनीज के ऊपर रोटेशन मैंडेटरी नहीं है. अब जिनके ऊपर मैंडेटरी नहीं है, क्या उसमें ऑडिटर लाइफ लॉन्ग रह सकता है? रह सकता है, सब्जेक्ट टू ही इज गेटिंग रीअपॉइंटेड. आप बताओ जी, ये क्लियर हुआ बच्चा? ये सब क्लियर हुआ पॉइंट? ओके, चलो मेरे को कमेंट सेक्शन पे यस आ गया है, तो दिस इज क्लियर. अच्छा, अब देखो मैं आपको यहाँ पे एक और पॉइंट बताता हूँ. इस बार यहाँ पे एक और चीज आपको मिलेगा इसी सेक्शन 139 के अंदर. ये देखो सेक्शन 139 की हमने ये प्रोविजन देखा, 1 हमने कवर किया, 2 हमने कवर किया, 3 एंड 4 इज समथिंग विच यू कैन से दैट कुछ ऐसा बहुत कॉन्सेप्चुअली कुछ बहुत ज्यादा नहीं है. फिर हमने 5 6 7 को हमने कवर कर लिया. अब इसी तरह से सेक्शन 139 में सेक्शन सब सेक्शन 8 आता है. वो बात करता है कैजुअल वेकेंसी का. ठीक है. सो वी हैव section 139 subsection 8 which deals with the casual vacancy. अब कैजुअल वैकेंसी का क्या मतलब होता है, पहले तो इसको समझ लो. और एक बार कैजुअल वैकेंसी हमें समझ में आ गया तो उसके बाद हम इसको से आंसर भी कर सकेंगे. देखो कैजुअल वैकेंसी का ये मतलब होता है when the office of the auditor, okay, when the office of the auditor becomes vacant before the expiry of the term. देखो ध्यान से मैं यहाँ पे लिख भी देता हूं तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा. दिस मीन्स when the office of the auditor becomes vacant before the expiry of his term. ठीक. सर टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट कहाँ मिलेगा? टर्म ऑफ अपॉइंटमेंट आपको यहाँ मिलेगा, इन सारे सेक्शंस में आपको इनका टर्म मिलेगा. बट अब आप देखो यहाँ पर क्या हो गया. लेट्स से हमने एक ऑडिटर को अपॉइंट किया, चलो हम इलेक्शंस की बात कर रहे थे, तो चलो हम एक काम करते हैं, हम इलेक्शंस के हिसाब से ही चलते हैं. अब इलेक्शंस के हिसाब से क्या मतलब होता है, चलो उससे पहले मुझे लगता है आपको ये भी बता देता हूँ. चलो देखो यहाँ पे जो ऑडिटर अपॉइंट होगा, दिस ऑडिटर विल बी अपॉइंटेड फॉर 1 term
of 5 years. ये जो ऑडिटर होता है अपॉइंट, he is appointed for one term of 5 years. Now during these 5 years, okay, financial years by the way, ये ध्यान रखना, during these financial years, 5 financial years, अगर कुछ ऐसा हो जाता है that auditor ceases to be the auditor of the company, then in that case हम क्या बोलेंगे, कैजुअल वैकेंसी आ गया, ऑडिटर के ऑफिस में कैजुअल वैकेंसी आ गया है। अब देखो कैजुअल वैकेंसी कैसे कैसे आ सकता है, जस्ट सी, जैसे मैं आपको बोलूं ऑडिटर डाइड, जरूरी है ये 5 साल तक ऑडिटर जिंदा रहेगा? देयर कैन बी मेनी रीजंस, राइट, कि ये ऐसा क्यों हो जाता है 5 साल के अंदर। लेट्स से द ऑडिटर डाइड, ऑडिटर का कोई और इनकेपेसिटी हो गया, राइट, ऑडिटर डिसक्वालीफाई हो गया, सपोज करो ऑडिटर जेल चला गया, या हमें पता चला कि जो ऑडिटर का सीए का सर्टिफिकेट था वो गलत था, इसको इसका में पास नहीं हुआ था ये, ठीक है, कुछ तो इसके आंसर कॉपी में गड़बड़ हो गया था, ठीक है, इसका कौन सा सब्जेक्ट है ये आप फाइनल में आओगे तो पता चलेगा, इसका दर्द जो नहीं है किसका, वो है इसका, राइट, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है। एनीवे, लेट्स कम बैक, सो द ऑडिटर हैज डाइड, देयर इज सम इनकैपेसिटी, देयर इज अ डिस्क्वालिफिकेशन, और लेट्स से देयर कैन बी also the resignation, the auditor has also resigned, right? आपके लिए क्या रीजन रहेगा, आप सिर्फ दो ही रीजन देखोगे, आप क्या बोलोगे, why has the casual vacancy arisen? तो आपका इसमें पॉइंट होगा casual vacancy has happened due to only two reasons. One reason is what, हो सकता है आपको कैजुअल वैकेंसी हुआ बिकॉज ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, the casual vacancy has happened due to the resignation of the auditor, या फिर आप क्या बोलोगे, other reasons, basically other than the resignation, रेजिग्नेशन के अलावा कोई और रीजन है या रेजिग्नेशन है, आपको ये कारण बताना होगा। तो अगर ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया तो आप मुझे बताओ क्या मेंबर्स तक ये बात जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, मुझे बताओ ऑडिटर क्यों रिजाइन करके जाएगा, एक ऑडिटर क्यों रिजाइन करके जाएगा, आइडियली आप देखो क्यों रिजाइन करके जाएगा, वो कुछ ना कुछ उसका डायरेक्टर्स के साथ झगड़ा हुआ होगा, वो बोल रहा होगा, डायरेक्टर बोल रहे होंगे आप ऐसे करो, ऑडिटर बोलेगा मैं ऐसे नहीं करूंगा, कुछ ना कुछ इस तरह से करके झगड़ा हुआ होगा। अच्छा, जरूरी है झगड़ा हुआ ही हो सकता है ऑडिटर की वाइफ ने उसकी पिटाई कर दी हो, राइट, पिटाई कर दिया, बोला ये तुम कौन सी कंपनी में ऑडिटर बन के आ गए हो, रिजाइन करके आओ तुम्हें, राइट, हो सकता है इस डर से भी वो रिजाइन करके आ जाए। विनीत हंस रहा है, ठीक है, हाँ 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 लिख रहा है, शादी होने दे बच्चे, फिर पता चलेगा, राइट तेरे को, ओके। एनीवे, तो आप यहाँ पे अगर सिनेरियो को चेक करो, रेजिग्नेशन किसी भी वजह से हो सकता है, रेजिग्नेशन कैन बी ड्यू टू एनी रीजन, बट यस जैसे आप बोलते हो अरे यार उसने रिजाइन कर दिया, जैसे हम बोलेंगे रिजाइन कर दिया तो हमारे दिमाग में क्या आता है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ होगा। तो यहाँ पर जैसे रौनक ने लिखा है इश्यूज विद द मैनेजमेंट, तो अगर ऑडिटर ने यहाँ पे रिजाइन कर दिया तो इसकी जगह जो नया ऑडिटर आएगा उसको हम बोलते हैं the new auditor will be appointed to fill the casual vacancy, that will be through the members resolution। जो रेजिग्नेशन जो कैजुअल वैकेंसी है, इस कैजुअल वैकेंसी को कौन फिल करेगा, दिस इज गोइंग टू बी filled by the members of the company in the extraordinary general meeting। कंपनी एक ईजीएम करवाएगा और उस ईजीएम के अंदर कंपनी एक और रेजोल्यूशन पास करेगा, और रेजोल्यूशन के अंदर वो बोलेंगे कि ओके हम एक नए ऑडिटर को यहाँ पर क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट करते हैं, नए ऑडिटर को हम यहाँ पे अपॉइंट कर रहे हैं। आप बताओ इज दिस क्लियर, राइट, और ये एजीएम कितने टाइम में हो जाएगा, विद इन 3 months ऑफ द रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन के 3 महीने के अंदर अंदर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कराओ और मेंबर से रेजोल्यूशन पास करो और बोलो कि चलो भाई हमें नए ऑडिटर को अपॉइंट करना है। बट सपोज इट इज अदर देन रेजिग्नेशन, then in that case company law board, basically company law board तो नहीं बोलूंगा, but
कंपनी लॉ बनाने के लिए जो कमेटी थी, ठीक है, कमेटी मेंबर्स ने बोला कि देखो अगर ऑडिटर रिजाइन करके नहीं जा रहा, कुछ और कारण हो गया, लेट्स से ऑडिटर हैज डाइड, देयर इज सम डिस्क्वालिफिकेशन, देयर इज सम इनकैपेसिटी, राइट, सो इन दैट केस ईजीएम करके बुलाना, मेंबर्स तक बात को पहुंचाना, आई डोंट थिंक सो दैट दिस इज अ वेरी गुड आइडिया. सो इफ द ऑडिटर्स हैव नॉट रिजाइंड and because of the reason other than the resignation, the casual vacancy has arisen due to the reason other than the resignation, in that case आप एक काम करो, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, द बीओडी इज गोइंग टू फिल. और बीओडी को कितना टाइम मिला है? बीओडी को टाइम मिलता है 30 डेज का. एक तो ये थंब रूल आप याद रख लेना, पूरे के पूरे कंपनीज एक्ट के अंदर ऑडिटर से रिलेटेड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर ऑडिटर्स को बुलाएंगे तो 30 दिन के अंदर ही बुलाएंगे. वो चाहे नया ऑडिटर हो, सब कोई भी हो, मतलब वो 30 दिन के अंदर अंदर. तो यहां पर ये पॉइंट आ गया. बट ये कौन से केस में? दिस इज इन द केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. दिस इज इन द केस ऑफ अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी. इन केस ऑफ अदर देन गवर्नमेंट कंपनी आप ये रहेगा. तो सर गवर्नमेंट कंपनी में क्या होगा? गवर्नमेंट कंपनी में तो मैंने आपको बताया था, एक ही इंसान है जो रूल करेगा, और वो कौन है? CAG. तो भाई गवर्नमेंट कंपनी अगर है, ठीक है, इन केस इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी, सो कैजुअल वैकेंसी in the government company, this is going to be filled by the comptroller and auditor general of India 30 दिन के अंदर. और CAG ने अगर नहीं किया तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे 30 दिन के अंदर, विद इन 30 डेज. अब यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ओके, यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता. कैजुअल वैकेंसी कैन बी ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, कोई भी कारण हो सकता है कैजुअल वैकेंसी आने का. इन केस ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी, ऑडिटर ने रिजाइन किया, ऑडिटर ने रिजाइन नहीं किया, जो मर्जी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. ये चीज आप एक थंब रूल यहां पे ध्यान रखना. फॉर अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, व्हाट इज द अदर रीजन फॉर रेजिग्नेशन? व्हाट इज द अदर रीजन, मतलब द कैजुअल वैकेंसी अदर देन द रेजिग्नेशन क्यों हुआ? चाहे वो डेथ हुआ, इनकेपेसिटी हुआ, डिस्क्वालिफिकेशन क्या हुआ, वो आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है. और उसने रेजिग्नेशन क्यों किया, ये भी आपके लिए बिल्कुल रेलेवेंट नहीं है. ठीक है, आपको बिल्कुल भी वो रेलेवेंट नहीं है. आपको एक एग्जांपल मैं देता हूं, आप देखो समझ जाओगे. एग्जाम में हो सकता है आपको इमोशनल बना दिया जाए, ठीक है, एक इमोशनल अत्याचार आपके ऊपर हो सकता है. मैं आपको ऐसे बोलता हूँ, लेट्स से विनीत का ही एग्जांपल लेते हैं, राइट. सो विनीत, सम मोटिवेशन. चलिए, ये देखो, फॉर एग्जाम्पल CA विनीत, ओके, CA विनीत, ही इज द ऑडिटर ऑफ, लेट्स से T सीरीज. भानुशाली है ना सरनेम, इसलिए मैंने T सीरीज लिखा, राइट. सो CA विनीत इज ऑडिटर ऑफ T सीरीज. ही रिजाइंड, दी बेसिकली ही रिजाइंड फ्रॉम द ऑफिस. यहां पे मैं सिंपल ऐसे लिखता हूं, ही रिजाइंड. और इसने क्यों रिजाइन किया? ड्यू टू, लेट्स से हेल्थ ग्राउंड. उसका तबीयत खराब हो जाता था, वो बोलता था मैं नहीं सकता हूँ इतना ऑडिट करना, ये सब बहुत हेडेक है. और फिर यहाँ आने से मेरे को गाना भी सुनना पड़ता है, वो भी किसका? नेहा कक्कड़ का, क्योंकि T सीरीज है ना, तो नेहा कक्कड़ का गाना सुनना पड़ता है, बर्दाश्त नहीं कर सकता मैं. हेल्थ ग्राउंड, मैं रिजाइन कर रहा हूँ. ही इज रिजाइनिंग ड्यू टू, लेट्स से ही वांट्स टू परस्यू हायर एजुकेशन. लेट्स से वो PhD करने चला गया, वो बोलता है मुझे PhD करना है. और PhD कहाँ पे करना है? लेट्स से लंदन स्कूल ऑफ बिजनेस. गजब है यार, बोलता है यार मेरे को तो मास्टर्स करने जाना है, PhD करने जाना है, हायर स्टडीज करूंगा. रिजाइन करके चला गया. आप मुझे बताओ, हाउ विल द कैजुअल वैकेंसी बी फिल्ड? हाउ विल द कैजुअल वैकेंसी
be filled, or rather who will fill the casual vacancy? It will be by the board of directors, it will be by the members, it will be by the comptroller and auditor general of India. Option D, whatever, right? K3G की करीना कपूर बन जाओ, whatever. तो बताइए, सलोनी ने लिखा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? नेमिन भी बोल रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ओके। ध्यान से, मैंने आप लोगों को अभी के अभी ये बताया था, ये देखो, अब बताइए, इसका सही आंसर है मेंबर्स, नॉट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बिकॉज ही रिजाइन ड्यू टू, ये इंफॉर्मेशन तो हमारे लिए किसी काम का ही नहीं है, दिस इज इररेलेवेंट। बताइए जी, सेट हुआ? नेमिन, सलोनी, डज दिस मेक सेंस? चलो गुड, सलोनी ने पहले ही यस बोल दिया, ओके, परफेक्ट, राइट। तो आपको ये ध्यान रखना है, तो ये एक आपको कैजुअल वैकेंसी का रहेगा। एक मैंने आपको जैसे यहाँ पे टर्म नहीं बताया, मैं टेन्योर भी बता देता हूँ, तो शायद आपको ये भी और अच्छे से जाएगा, बिफोर हिज टर्म। सो टर्म ऑफ ऑडिटर क्या होता है, आप ये देखो, ऑडिटर इज गिवन वन टर्म ऑफ 5 years, वन ऑडिटर इज बीइंग गिवन वन टर्म ऑफ 5 years, दिस इज अदर देन फर्स्ट ऑडिटर। तो चलो मैं आपको ये भी बता देता हूँ अभी यहाँ पे, अगर आपने, बाय द वे ये जो पॉइंट्स मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ऑल दिस इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, ओके, दिस इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी। सो इफ दिस इज अदर देन गवर्नमेंट कंपनी, आरती आई थिंक आपको कैमरा ऑफ करना होगा, ओके, चलिए थैंक यू। अदर देन गवर्नमेंट कंपनी अगर आप देखते हो तो यहां पर क्या आता है, जब आप अपने फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट करोगे, तो जो फर्स्ट ऑडिटर है उसका टर्म कब कहां से कहां तक होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट होगा। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया इट्स द सब्सिक्वेंट ऑडिटर। सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब अपॉइंट होगा, देखो यहीं पर, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम टिल द कंक्लूजन ऑफ सिक्स्थ एजीएम, राइट? सो this is how we get the term of 5 years. We get the one term of 5 years.
बच्चा, डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? ये समझ में आया? दिस इज कॉल्ड एज वन टर्म ऑफ 5 years. हाँ, अब इसके बाद आ जाएगा, कैन द ऑडिटर बी रीअपॉइंटेड? यस, नो? आंसर इज नो. तो आप क्या बोलोगे? रोटेशन एप्लीकेबल है. और अगर नहीं तो रोटेशन एप्लीकेबल नहीं है. सो नेमेन इसका आंसर यस नो नहीं होगा, मतलब इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होगा. तो हमें चेक करना होगा ये कौन सी कंपनी है, कौन ऑडिटर है. तो इसका आंसर आपको मिलेगा सेक्शन 139 सबसेक्शन 2 के अंदर, राइट? सो ये वाला जो टर्म है 5 years. सर इसके बाद क्या होगा? सिक्स एजीएम के बाद तो फिर वही सेम स्टोरी रहेगा. आप सिक्स एजीएम में जिसको अपॉइंट करोगे, फिर 5 साल के बाद उसका जो उसके बाद जो फिफ्थ एजीएम होगा वो उसमें निकल जाएगा. 5 साल 5 साल, तो ये आपका वन टर्म ऑफ 5 years. एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा. ये सो ऑन को सॉन लिख दिया, सॉन. ओके, एंड सो ऑन, ये आपका ऑन रहेगा. अच्छा, इसके अलावा अगर आपने कैजुअल वैकेंसी फिल करने के लिए एक ऑडिटर को अपॉइंट बुलाया, ऑडिटर को अपॉइंट किया टू फिल द कैजुअल वैकेंसी, तो वो क्या करेगा? अगेन, फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम. जैसे ही अगला एजीएम होगा वो वहां पे निकल जाएगा, और फिर उसकी जगह कोई नया ऑडिटर अपॉइंट होगा, या हो सकता है वही दोबारा से अपॉइंट हो जाए. और फिर उसका टेन्योर क्या होगा? उसका टेन्योर भी यही हो जाएगा, वन टर्म ऑफ 5 years. डज दिस मेक सेंस? डज दिस मेक सेंस? राइट? ओके, चलिए, तो ये एक आपके पास है. तो सेक्शन 139 में आपके ब्रॉडली ये इतने सारे प्रोविजंस होंगे. फिर इसके अलावा 139, 9, 10, 11 इन सब के अंदर पॉइंट्स है, बट ठीक है, वो ब्रॉड ब्रॉड पैरामीटर्स में नहीं आएगा. अच्छा, एक और चीज देखोगे आप, एक कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी होता है. सर क्या होता है ऑडिट कमेटी? देखो, बहुत डिटेल में तो आप ऑडिट में पढ़ोगे और सीए फाइनल के अंदर लॉ में पढ़ोगे. फिलहाल अगर आप ये समझ लो, सेक्शन 177 होता है, उसके अंडर हर कंपनी को, हर कंपनी तो नहीं, मतलब 177 के क्राइटेरिया में अगर आप फिट कर गए हो, तो आपको ऑडिट कमेटी को अपॉइंट करना पड़ेगा, सेटअप करना होगा. तो अगर आपका ऑडिट कमेटी है, तो ऑडिट कमेटी क्या करेगा? अपना रिकमेंडेशन देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को. ऑडिट कमेटी रिकमेंडेशन देगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, दे विल टेक इनटू अकाउंट द ऑडिट कमेटीज रिकमेंडेशन. फिर ये लोग फर्दर रेकमेंड करेंगे किसको? मेंबर्स को. और फिर ये जो मेंबर्स है, मेंबर्स वहां पर जो एजीएम होगा या फिर लेट्स से ईजीएम होगा, वहां पर इसको अपॉइंट करेंगे या रीअपॉइंट करेंगे. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अगर लगता है इनका रिकमेंडेशन बराबर नहीं है, तो ये लोग फिर वापस से ऑडिट कमेटी को बोलेंगे नहीं, हमें ये नाम नहीं जमता, तो आप वहां पर इसको फॉरवर्ड कर देंगे. फिर ऑडिट कमेटी एक नया रिकमेंडेशन देगा. तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर गोज थ्रू दिस सीक्वेंस. दिस इज द सीक्वेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द ऑडिटर. सो यहाँ पे, आई एम सॉरी, यहाँ पे ऑडिट कमेटी रेकमेंड करेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यही नाम रेकमेंड करेंगे मेंबर्स को, और मेंबर्स फिर यहाँ पे एजीएम के अंदर या एजीएम में वाया ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन अपॉइंट कर देंगे ऑडिटर को. अगर उनको रिकमेंडेशन नहीं जमा, तो यहाँ पर वापस से रेफर कर देंगे टू द ऑडिट कमेटी कि आप किसी और का नाम यहाँ पे हमें रेकमेंड करो, ये हमें नहीं जम रहा ऑडिटर. ओके, तो ये आपके पास प्रोविजन है. अब इसके बाद आपके पास फिर आता है सेक्शन 140. ठीक है, तो बेसिकली रेफर टू दिस इफ
दे डिसअग्री, और ये फर्दर रेकमेंड कर देंगे इफ दे अग्री टू दिस रिकमेंडेशन ब्रॉडली। अच्छा, इसके बाद में आपके पास सेक्शन 140 आता है। अब सेक्शन 140 में ब्रॉडली दो पॉइंट्स डील करे जाते हैं। एक आता है आपका रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर और दूसरा है रिमूवल ऑफ ऑडिटर। तो अगर आप देखो, यहाँ पे हम बात करते हैं रिमूवल ऑफ ऑडिटर। अगर हम यहाँ पे बात करें विद रिस्पेक्ट टू द रिमूवल ऑफ ऑडिटर, तो रिमूवल ऑफ ऑडिटर में क्या होगा? देखो, अगर आपको किसी ऑडिटर को रिमूव करना है तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा? आपको एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना होगा, you would need CG approval, and secondly you will also have to pass the special resolution। ये दोनों चीज आपका जाएगा, प्लस आपको ऑडिटर को देना पड़ेगा रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, राइट? ऑडिटर will be given the reasonable opportunity of being heard। आपको ये देना होगा, तभी आप उसको रिमूव कर पाओगे, नहीं तो आप ऑडिटर को रिमूव ऐसे नहीं कर पाओगे। सिमिलरली, अगर एक ऑडिटर रिजाइन करके जाना चाहता है, ठीक है, अगर एक ऑडिटर रिजाइन करना चाहता है, दिस इज द रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर। तो क्या सिनेरियो है इन केस ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑडिटर? यहां पर क्या हो जाएगा? ऑडिटर को बेसिकली यहां पे फिर नोटिस देना पड़ेगा। ही विल गिव नोटिस टू द कंपनी, ही विल ऑल्सो गिव नोटिस टू द आरओसी, और अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो वो CAG को भी देगा, नोटिस देगा। दिस इज फॉर द गवर्नमेंट कंपनी इफ इट्स अ गवर्नमेंट कंपनी। तो ये आपका रेजिग्नेशन, तो ये आपको कहां मिलेगा? दिस यू आर गोइंग टू फाइंड इट अंडर सेक्शन 140 सबसेक्शन 2, एंड दिस वाज योर सेक्शन 140 सबसेक्शन 1। इसके बाद उसमें और कुछ प्रोविजंस हैं, वो हम जब बेयर एक्ट को पढ़ेंगे तो वहां पर कवर होगा, बट ब्रॉड प्रोविजन ये है। देन यू गेट सेक्शन 141। अब सेक्शन 141 जो है, ये आपको यहां पर बताएगा व्हाट इज द क्वालिफिकेशन एंड व्हाट आर द disqualification, eligibility and the disqualification, right? So this provides you the qualification and the disqualification, the qualification and the disqualification of the auditor। तो ये आपको पूरा पॉइंट यहाँ पर पूरे इस सेक्शन के अंदर यही मिलेगा। फिर आपके पास सेक्शन 142 है जो कि डील करता है रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर। अब रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करेगा? भाई फर्स्ट ऑडिटर का BOD कर ले, बाकी ऑडिटर्स का मेंबर्स करेंगे। फिर ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है, पावर्स एंड ड्यूटीज आपको ऑडिटर का बताया जाएगा, दिस विल बी इन 143। फिर आपके लिए एक डेंजरस सेक्शन होगा, मतलब 143 के अंदर भी है। सो 143 में आपका कॉस्ट ऑडिटर, स्टैट्यूटरी ऑडिटर, पावर्स एंड ड्यूटीज के अंदर वो सब आता है। फिर आपको मिलेगा सेक्शन नंबर 144, और सेक्शन 144 यहाँ पे बात करता है ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, राइट? द ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, राइट? अब ये एक आपको इंपॉर्टेंट एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत ज्यादा जूरिस्प्रूडेंस भी नहीं है कि आपको एनालिसिस खूब ज्यादा करना होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोविजन है, अगर आप किसी कंपनी के ऑडिटर हो तो आप ये सर्विसेज कंपनी को प्रोवाइड नहीं कर सकते। 8 तरह के सर्विसेज है, एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको पूछा जाएगा। फिर 145 बोलता है कि ऑडिटर को रिपोर्ट वगैरह जो सबमिट करना है ये देना होगा। 146 बताता है कि ऑडिटर की ड्यूटी है, ऑब्लिगेशन है उसके पास कि उसको जनरल मीटिंग अटेंड करना है। 147 कॉन्ट्रावेंशन और के बारे में बताता है। फिर आपके पास आता है सेक्शन 148 जो कि डील करता है किसके साथ? विद रिस्पेक्ट टू द कॉस्ट ऑडिटर।
ये डील करता है आपके कॉस्ट ऑडिटर के लिए कि अगर आपको कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट करना है तो कब करना है, कैसे करना है, वो सब आपको 148 में मिलेगा। सो आज के लेक्चर के अंदर हम अपने डिस्कशन को यहीं पर एंड करते हैं। मैंने आप लोगों को स्टिल काफ़ी सारा प्रोविजंस यहाँ पे बताया। अब अगर हम जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बेयर एक्ट को उठा के इनको पढ़ेंगे तो you'll be able to understand a lot of provisions, right? You'll be able to understand lot of provisions in a very better way as compared to अगर हम स्ट्रेट अवे बेयर एक्ट को उठाते तो थोड़ा सा आपको, मतलब मैं ये नहीं बोलता हूँ कि अंडरस्टैंडिंग खराब होता, बट अब आप ज्यादा अच्छे से उसको समझ पाओगे और ज्यादा अच्छे से रिटेन कर पाओगे क्योंकि ब्रॉड प्रोविजंस मैंने आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। तो अब जब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेयर एक्ट के साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको काफी सारा रीजनिंग बता पाऊंगा, ये ऐसा क्यों है, वो वैसा क्यों है। तो मुझे ये टेंशन नहीं रहेगा कि स्टूडेंट ने ये समझा कि नहीं समझा, कि ये टेन्योर समझा कि नहीं समझा, ये सब समझा कि नहीं, ये सारी चीजें हमने, तो बेस हमारा रेडी हो गया। अब हम सब क्रीम के ऊपर यहाँ पे नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाई करेंगे, राइट? सो दैट्स इट फॉर योर टुडेज लेक्चर देन, टेक केयर, बाय बाय।